नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा इस खास पेशकश में आप सभी के लिए मौजूद रहेंगे। मोहित, आज का सबसे पहले मुद्दा हम बता देते हैं। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार खासकर हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत के बाद महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में इंडिया अलायंस की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो दांव पर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की तमाम बड़ी पार्टियां जो है, क्या लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद और हरियाणा में खास करके कांग्रेस की जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है, डेंट लगा है उसके चुनावी रथ को, विजय रथ को, तो क्या वो बचा पाने में सक्षम हो पाएगी? महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार फाइट काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कांग्रेस जहां पहले सीनियर की भूमिका में नजर आ रही थी, तो वो अब महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस है उसमें वो जूनियर की भूमिका में अब नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो वो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर वो बढ़ता चला जा रहा है। और बात करेंगे बीजेपी की भी, महायुति की भी बात करेंगे कि महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हुआ, कौन सी पार्टी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को कितनी सीटें मिल रही हैं। इस बीच रामदास आठवले, आरपीआई जो उनकी पार्टी है, रामदास आठवले ने भी अपना दावा ठोक दिया है। कई सीटों को लेकर उन्होंने दावा ठोका है। तो तमाम बातें करेंगे। लेकिन मोहित, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कितना टफ होने वाला है महाराष्ट्र चुनाव। बार्गेनिंग पावर कितनी कम हो गई है कांग्रेस की? देखिए, अगर इस महाराष्ट्र के जैसे ही चुनाव की हम बात करें तो शुरुआत अगर इसको बेस माना जाए हरियाणा विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से कांग्रेस के लिए काफी टफ हो गया है यहाँ पर। और बड़ी चीज ये है कि दिक्कत क्या है विपक्ष के साथ कि विपक्ष अपना पूरा समय जो है एक दूसरे को मनाने में, खींचतान में, सीट शेयरिंग, इन सब में ज्यादा समय बर्बाद कर देता है। जबकि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो महाराष्ट्र में महायुति है वहां पर उनकी स्ट्रेटजी में इतनी माइन्यूट स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं कि उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या माफ कीजिए जो विपक्ष है वो समझने में चूक कर जा रहा है। जो चूक हरियाणा में हुई, जैसे आप देखेंगे खासतौर पर महाराष्ट्र में अगर आप देख लीजिए, अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। जहां अब तक कांग्रेस थी वो अपने आप को बड़ा भाई मान रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई, लेकिन अब हरियाणा हारने का तो बैकफुट पे चली गई है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो गुट है वो ज्यादा प्रेशर बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने साथियों को तो इंटैक्ट रखे ही हुए, साथ ही साथ जो समीकरण गैर ओबीसी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको साधने में, मराठा में और पिछड़ी जातियों में खासतौर पर एनडीए जो है, महायुति जो है वो फोकस बना रही है। यानी कि आप पिछले दिनों की मैं बात करूं तो हाल ही में अभी इसी महीने सरकार की तरफ से एक हाईवे के किनारे एक चौक का लोकार्पण किया गया जिसमें कि दो बड़ी मूर्तियां ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की अनावरण किया गया। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी ज्यादा अहमियत अगर आप देखेंगे दलित मूवमेंट को लेकर, दलित मूवमेंट की जो स्टार्टिंग रहा है वो महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दलित मूवमेंट को लेकर सजग रहा है। खासतौर पर जो फुले हैं, फुले जो ओबीसी में माली समाज से आते हैं उनको भी काफी ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता है और बड़ा ओबीसी वोट बैंक उनको अपना एक जो महापुरुष है उनके तौर पर देखता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक पर खास तौर पर फोकस कर रही है। और वहां पर जब ये जो अनावरण हुआ उस दौरान खुद देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, ओबीसी लीडर जो एनसीपी के छगन भुजबल हैं वो मौजूद थे। यानी कि पूरा जो महायुति था, हर महायुति के हर एक खेमे से एक एक नेता वहां पर मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तैयारी के साथ हरियाणा को जीता वही बिल्कुल प्लानिंग जो है महाराष्ट्र में भी चल रही है। मैं कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था, उनका ये कहना है, ये आकलन है उनका कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने जाट और गैर जाट में वो जो दरार पैदा कर दी और गैर जाट वोटर्स जो है कहीं ना कहीं एक मुश्त तो नहीं कहा जाए लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी खेमे के साथ गए माफ कीजिएगा, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की रणनीति कुछ ऐसी ही है, स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही है। मराठा समुदाय, मराठा आरक्षण जो मनोज जरांगे के नेतृत्व में चल रहा है, उसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है मराठा समुदाय को अपने साथ लाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो कोशिश कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि ओबीसी वर्ग और मराठा समुदाय में ध्रुवीकरण की कोशिश है। ओबीसी समुदाय को साधने के लिए मैं पढ़ भी रहा था, अभी हाल ही में आप देख लें, दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि ओबीसी समुदाय में जो क्रीमी लेयर होता है, जो आरक्षण से वंचित है,
उनकी आय सीमा जो है 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर देने की महाराष्ट्र कैबिनेट ने सिफारिश की। अब आय सीमा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, 8 लाख से 15 लाख बढ़ जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा कि कई समुदाय जो है, कई समुदाय के लोग आरक्षण का लाभ लेने में अब सक्षम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में और इजाफा होगा और इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छा माइलेज ले पाएगी। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस इसे कैसे टैकल करेगी? देखिए, कांग्रेस के साथ अभी तो स्थिति यही है कि कांग्रेस वहां पर कौन सी सीटें कांग्रेस पर फोकस कर रही है, कौन सी सीटें उसके खाते में आएंगी, कौन सी विपक्ष से वो ले सकती है, कौन सी दे सकती है, अभी पूरी जो गणित है वो उसी के आसपास चल रही है। जबकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से महायुति में आप देखिए, एनसीपी अजीत पवार के नेता छगन भुजबल, जो कि हमने अभी बात की, ओबीसी नेता हैं, छगन भुजबल जाते हैं शरद पवार के पास मिलने के लिए। तब काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि क्या छगन भुजबल वापस से शरद गुट की तरफ आ रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव के दरमियान की ये बात है। लेकिन उस वक्त भी दोनों नेताओं ने तब ये कहा था कि हम मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत करने गए थे। तो आप जो हम लोग बात कर रहे थे, मराठा आरक्षण, खासतौर से ओबीसी आरक्षण, इन दोनों समुदायों के बीच जो ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो काफी ज्यादा राजनीतिक तौर पर भी काफी गर्म है और इसका कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इसकी आंच में वो जल जाए। तो ऐसे में एक तरफ जहां मराठा आरक्षण की वजह से जहां बीजेपी को डेंट होता तो हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं गैर जो अदर ओबीसी वर्ग है उसको भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए वो साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब अगर बात करें दलित वोट बैंक की, दलित वोट बैंक काफी अहम माना जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में। पिछड़े माफ कीजिए, दलित, अति दलित और आदिवासी, यहाँ पर कई इलाकों में महाराष्ट्र में अच्छी खासी संख्या में, और आप देखिए कि वहां पर कई सारी सीटें रिजर्व भी हैं। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रामदास अठावले हैं, वो अपने आप का, और इसके साथ बामसेफ और तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि महाराष्ट्र में अच्छे से वर्क करते हैं, यानी कि बहुत अच्छी उनकी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में वोट बैंक अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस, जो अब तक दलित वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानकर चल रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद उसकी नींद तो टूटी है कि भाई दलित वोट बैंक जो है उनके साथ अब नहीं है, जो कि 2024 में वो मान के चल रहे थे। तो ऐसे में दलित वोट बैंक किस तरफ रहेगा, ये बड़ा सवाल। खासतौर पे दलित वोट बैंक को लेकर वही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जो बातें कही थी, एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की जो बातें कही थी, बीजेपी उस पर काफी मुखर हुई थी। लेकिन कांग्रेस से दलित समाज को जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी उस पर कुछ बोलेंगे, राहुल ने वैसा कुछ बोला नहीं, मुखरता से आवाज नहीं उठाई। तो यही वजह है कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में बंटवारा भी हो गया और दलित समाज बीजेपी के साथ जुड़ा भी। लेकिन अपने आप में जो बड़ी बात है कि बीजेपी जो भी स्ट्रैटेजी बना रही है महाराष्ट्र को लेकर ध्रुवीकरण की, मराठा समुदाय और ओबीसी वर्ग, तो राहुल गांधी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा भी हमने कि बीते दिनों जो महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने जो बैठक ली महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने करीब 3 ऐसे संदेश अपने जो स्टेट लीडरशिप है उसको दी है, हरियाणा से सीख लेते हुए, कि गुटबाजी से दूर रहें, ग्राउंड वर्क करें आप, और खासतौर पे गठबंधन की सीटों पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कांग्रेस आलाकमान जो होगी वही उस पर फैसला लेगी, और मराठा समुदाय और ओबीसी वर्ग को साथ लाने की सद्भावना बनाए रखने की आप कोशिश कीजिए, ताकि बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी काट हम निकाल पाए। तो ये तमाम राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र कांग्रेस, नाना पटोले की अध्यक्षता में अभी है ना अध्यक्ष है महाराष्ट्र कांग्रेस के, तो क्या आपको लगता है कि वो राहुल गांधी की कोशिश सफल हो पाएगी? क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि स्टेट लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप पर काफी ज्यादा भारी पड़ गई और भूपेंद्र हुड्डा के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हरियाणा में कांग्रेस को डेंट लगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ होता हुआ अब तक नजर आ रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही है। जो उनके सबसे आखिर में मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान, वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में कांग्रेस वापस से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में किसी को बहुत ज्यादा तवज्जो ना देते हुए खुद को मतलब ये मान के चल रही थी कि अगर सरकार आती है तो उसको एक बड़ा जो सीट है, सीट का चंक्स है, वो उसको मिले और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो वो कांग्रेस का भी बन सके। लेकिन अब वही बात की जैसे फ्री हैंड हरियाणा में हुड्डा फैमिली के पास आ गया, जो कि मैसेजिंग हुई कि हुड्डा फैमिली के पास सब कुछ कांग्रेस ने सौंप दिया है।
तो ऐसी गलती अब कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में कांग्रेस वही वाला फॉर्मूला अपनाएगी जो बीजेपी ने हरियाणा में अपनाया, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप को पर्दे के पीछे रखा, थोड़ा पीछे रखा, और जो स्टेट लीडरशिप थी उसको आगे रखा गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत सीमित रैलियां की, बहुत जगह पोस्टरों में उन तमाम नेताओं की आपको तस्वीर दिखाई देगी जो स्टेट के थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस उसी राह पर चलेगी जो कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अप्लाई किया था। अब वो कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अब अलायंस को एकजुट रखने की कोशिश होगी महाविकास आघाड़ी को, क्योंकि हमने देखा मोहित, पिछले दिनों उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने दिल्ली गए थे, कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करने गए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ गया था। कोई मतलब वो सफल नहीं हो पाया अपने उस कोशिश में। लेकिन अभी जिस तरह से हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एक जूनियर की भूमिका में आ चुकी है महाविकास आघाड़ी में, तो उद्धव ठाकरे भी की दावेदारी भी काफी मजबूत हुई है। मगर दूसरी बात, महायुति की बात कर लेते हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि महायुति ने, मैं प्रफुल्ल पटेल का बयान सुन रहा था, एनसीपी अजित पवार गुट के जो नेता हैं, उन्होंने कहा भी कि थ्री फोर्थ जो सीटें हैं, करीब 288 में से 240 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, जिसमें कि बीजेपी कुल 288 में से 158 सीटों पर लड़ सकती है बड़े भाई की भूमिका में। शिंदे गुट की शिवसेना को 70 सीटें मिल सकती हैं और अजित पवार गुट को 50 सीटें मिल सकती हैं। तो एक तरह से अजित पवार भी संतुष्ट तो रहेंगे, मुझे लगता है 50 सीटें कम नहीं हुई। शरद पवार के साथ अगर चले जाते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सीएम पद मिलता, क्योंकि वहां तो दावेदार कई सारे हैं। तो इससे अच्छा है कि महायुति में रहकर 50 सीटों पर लड़ें और अच्छे परिणाम लाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो वो उतने अच्छे प्रदर्शन कर नहीं पाए थे। देखिए अभी इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी चीज, दो चीजें हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी एनसीपी अजित पवार को वो सीटें देती है जहां पर एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट खड़े होते हैं, या फिर वो शरद पवार के कैंडिडेट के अलावा कोई और सीटें देती है। बड़ी चीज ये है क्योंकि अजित पवार के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं कि वो इस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। वैसे फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ है, लेकिन उनके जाने की कोई आप कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी बात है क्योंकि हर बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही होती है कि वो अजित पवार, जैसे मैंने जो अभी शुरुआत में बताया, छगन भुजबल ने जैसे शरद पवार से मुलाकात की तो उस समय चर्चा फिर होने लगी क्या अजित पवार फिर से पाला बदलने वाले हैं। तो ये एक चीज है यहाँ पर, अगर अजित पवार यहाँ पर रहेंगे तो अगर 50 सीटों पर लड़ेंगे तो अगर वो जीत कर भी आते हैं तो बड़ी की मूवमेंट वाली जो किंग मेकर वाली भूमिका होती है उसमें वो आ सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम शरद पवार के गुट की बात करें तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर शरद पवार महाराष्ट्र में विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा शरद पवार का रहा। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, सीटें ज्यादा कांग्रेस नहीं जीती लेकिन स्ट्राइक रेट शरद पवार का ज्यादा रहा। तो इस बार चूंकि शरद पवार ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव जो है गठबंधन हमें बनाना था, इसलिए हम मान गए कम सीटों पर लड़ने के लिए। लेकिन शरद पवार ने जैसे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उस दौरान कहा था कि अब जो विधानसभा चुनाव की जो कैलकुलेशन बैठाई जाएगी उसमें जो है उस गलत के हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं होगी, एक नए गलत के हिसाब से होगी। और हम जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जो मान मुनव्वल कर ली थी, लेकिन हमें अपना जो है एक प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ऐसे में एनसीपी शरद पवार तो फुल तैयारी में है कि उनको कहीं से भी कम सीटें ना मिले, बराबर बिल्कुल बराबर की भूमिका में। अच्छा मोहित, महायुति में अभी रामदास आठवले ने आज ही बयान दिया है, कहीं ना कहीं 20 से 21 सीटों पर दावा ठोका है उन्होंने, दावेदारी ठोक दी है ना। तो क्या लगता है बीजेपी उन्हें 20 सीटें देगी? और क्यों देगी? अगर राजी हो जाती है बीजेपी तो क्या रणनीति हो सकती है रामदास आठवले की पार्टी को इतनी सीटें देने के पीछे? देखिए बड़ी चीज ये है कि रामदास आठवले की पार्टी का फिलहाल महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर जनाधार है, वो कितनी सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां होती हैं जो बड़े बड़े सर्वे करती हैं, और उन सर्वे एजेंसियों में अगर निकलेगा कि महाराष्ट्र में रामदास आठवले की अहमियत उनके लिए कितनी ज्यादा है तो वो जरूर बीजेपी को या यूं कहीं महायुति को उनको सीटें देनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है कि हर एक नेता, हर एक पार्टी अपने लिए ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि बार्गेनिंग में सीटें कम ही होती हैं, बढ़ती किसी की नहीं है। तो इसलिए उन्होंने 21 मांगी है, तो वो कितने पे जाके संतुष्ट होंगे? बहरहाल उनका कहना है कि 9-10 तो उन्हें मिलनी चाहिए। अब 9-10 भी मिल पाती हैं, ये बड़ी बात है। और बीजेपी खास करके मैं देख रहा था नवनीत राणा के पति रवि राणा को भी अपने कोटे से टिकट दे सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए एक और बड़ा दांव कल खेला है। राज्यपाल के हिस्से में आता है वो 12 विधायकों को मनोनीत करने की विधान परिषद में, जिसमें से कल 7 विधायकों को मनोनीत किया गया है। बीजेपी से 3 और बाकी 2 एनसीपी अजित पवार और शिंदे गुट के थे।
उसमें भी दलित चेहरों को खासकर बीजेपी ने मौका दिया है। कल मैं देख रहा था बंजारा समुदाय से आने वाले बाबू सिंह महाराज, काफी अच्छा प्रभुत्व है उनका उस एरिया में, उन्हें विधायक बनाया गया है, एमएलसी बनाया गया है। तो बीजेपी तमाम इन स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है साइलेंटली। आपने जो एमएलसी की बात कही, जी। दलितों की बात कही, आपको एक बार अभी हाल ही में एमएलसी चुनाव भी हुए थे जी, महाराष्ट्र जी, में, जी। और उन महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने पूरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ओबीसी वो नेताओं को अच्छा। अटैक करने में लगाई थी। ज्यादातर ओबीसी नेता उन्होंने एमएलसी में उस दौरान हम्म। भेजे, अब दलितों को भेजा है, और उस दौरान भी पंकजा मुंडे को उन्होंने एमएलसी हाँ, बना हाँ, के हाँ, भेजा है। हाँ, तो बिल्कुल। खास तौर पर पंकजा मुंडे ओबीसी समुदाय जी, के जी। से गोपीनाथ आती हैं, मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ जी। मुंडे की बेटी है। जी। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स बीजेपी किस तरफ ले जाना चाहती है और विपक्ष कहां पे खेल रहा है। दलित मतलब दलित ही असली किंग मेकर बनने वाले हैं मोहित। सबसे बड़ी बात जो की पॉइंट है दोस्तों, आयरनी जो है, दलित ही किंग मेकर है। हरियाणा में भी हमने देखा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की कोशिश यही है। लेकिन कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर, इंडिया अलायंस की प्रतिष्ठा पर अभी सबसे बड़ा दांव लगा हुआ है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे, डेट्स में बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, यानी 20 नवंबर को, और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आयोग की कोशिश, मैं सुन भी रहा था, बीजेपी की मांगे भी थी कि कम से कम चरणों में चुनाव किए जाएं। झारखंड में इससे पहले के 2 चुनाव हम देख लें तो 5-5 चरणों में चुनाव होते थे। लेकिन इस बार खास बात यह है दोस्तों कि चूंकि छठ, दिवाली, इन सब का त्योहार आने वाला है झारखंड में भी, तो कई लोग बाहर से भी, जो बाहर रहते हैं अपने राज्यों से, वो भी इस त्योहार में आते हैं। तो एक तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स भी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं कम चरणों में चुनाव संपन्न कराने की योजना बनाई है। बहरहाल देखना यह होगा कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले अभी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, कैसे बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हो पाती है या नहीं, या राहुल गांधी बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की काट कैसे निकालते हैं, ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। बहरहाल अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर होंगे नई बातें लेकर, नए अपडेट्स लेकर। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार।